आपका कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है, वेलकम है। आपके सामने एक वीडियो और लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ये वीडियो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही सहायक होगी, हेल्पफुल होगी आपके पाठ्यक्रम को समझने में। जो बीएड का पाठ्यक्रम हमने चला रखा है और उसमें भी जो अलग अलग हमने जो हमारे पेपर्स हैं, अधिगमकर्ता का विकास, आपका शिक्षा के समाजशास्त्रीय और दार्शनिक पहलू और समकालीन भारत एवं शिक्षा, तीनों विषयों पर या तीनों पेपर्स पर हम लोग निरंतर वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आप उनसे फायदा उठाइए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। आपके बीएड के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। और मैं समझता हूं कि अगर आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख करके उस पर चिंतन करें, मनन करें और अपना जो भी आपके पास कोई बुक्स है या आपके पास कोई मॉडल पेपर है उससे थोड़ा सा उसको मिलान करें और उससे उसकी तुलना करें, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है तैयार हो सकता है पढ़ाई के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम के लिए। वो हम चीज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके आधार पर आपके जो नंबर है अच्छे बने हैं, आपके कम से कम 60 से 65-70% तक आपके नंबर बने। उस चीज को आप तक पहुंचाया जा रहा है, एक एक बिंदु को जो उसमें आपके लिए पूछी जाएगी या वो एक हेल्पफुल होगी या आपके लिए सहायक होगी। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं जो गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा दी थी या वर्धा शिक्षा योजना से कहा जाता है। तो उस बेसिक शिक्षा योजना के उन्होंने उद्देश्य क्या रखे हैं, कल हमने सिद्धांत पढ़े थे, कौन कौन से सिद्धांत थे। सिद्धांत के बाद में हमने थोड़े से कुछ उद्देश्यों को एक वैसे बताया था, हेडिंग के रूप में बताया था, पॉइंट्स के रूप में बताया था। आज हम उन पॉइंट्स को क्लियर करते चल रहे हैं। चलिए, बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास एक जनरल सी बात है, अगर बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा, है ना, शारीरिक विकास से मतलब क्या है, हमारे जो एक बॉडी है, शरीर के इसका विकास एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। हमारी आंखें, हमारा कान, हमारी नाक, हमारा मुंह, जिह्वा, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हाथ, पैर, है ना, जो अभी हमारे शारीरिक जो अंग है, अगर इनका विस्तार, इनका विकास जो है एक एज के अनुसार बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तो हमारा शारीरिक विकास है, हो रहा है। अगर इसमें कहीं भी कमी आ जाती है, अपंगता आ जाती है, तो वो एक किस्म से शरीर के लिए कलंक है या उस विद्यार्थी के लिए कलंक है कि वो जो है पिछड़ रहा है उस अंग को लेकर के। तो उस अंग को लेकर के फिर वो अति पिछड़े बालकों में आ जाता है, उसका शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है ना। तो उसी के लिए यहाँ इस पाठ्यक्रम में कुछ चीजें रखी, ज्ञान इस तरह का रखा गया है कि जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। गांधी जी जानते थे कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास कर सकता है। अगर हमारे बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे, तो ही वो जो है एक उनके जो मन होगा, एक मस्तिष्क होगा, वो एक अच्छा मजबूत होगा, एक हृदय उनका मजबूत होगा। तो इसी के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में कुछ व्यायाम भी रखा हुआ था। वो बच्चे से पढ़ाई के दौरान में टीचर्स के माध्यम से व्यायाम करने की सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को अपना भी खुद व्यायाम करें, बच्चों से भी व्यायाम कराएं, है ना। कुछ योगा की चीजें बताने के लिए कहा, कुछ आसन बताने के लिए कहा है उन्होंने, कुछ इस तरह की कसरतें करने के लिए बताया है, कुछ इस तरह के एक्टिविटी के कार्य करने के लिए बताया है जिससे बच्चों की एक्टिविटी भी बनी रहेगी, है ना। और एक्टिविटी के साथ साथ में जो एक हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा बताई है, वो हस्तशिल्प का कार्य होता रहेगा, उनकी एक्टिविटी भी बनी रहेगी। तो ये उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। वो समझते थे कि शारीरिक विकास के बिना जो है बच्चे का ना तो मानसिक विकास हो सकता है, ना उसका और दूसरा सैद्धांतिक विकास, ज्ञानात्मक विकास उसका हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें इसमें उन्होंने बताया
तब होगा जब बच्चे किसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जो टीचर्स के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका संश्लेषण करेंगे, है ना। तो तब उसका जो है मानसिक विकास होगा। या कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हो जैसे आपका गणित है ना, जैसे आपकी साइंस है ना। तो इस तरह के अगर सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो हमारा जो है मानसिक विकास होगा, हमारा बौद्धिक विकास होगा, है ना। मानसिक मतलब हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, हमारी बुद्धि का विकास होगा। तो उन्होंने इसी तरह से पाठ्यक्रम में कुछ मैथ के पाठ्य सिलेबस रखा है, कुछ साइंस का सिलेबस भी रखा है और कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी रखी है जैसे आपकी बागवानी है, जैसे आपकी कृषि है, जैसे आपका मछली पालन है। उसमें एक्टिविटी भी चलती रहेगी, उसमें आपको अपना मस्तिष्क भी लगाना है कि कैसे कैसे ये कार्य होता चला जाएगा, है ना। कृषि में क्या क्या हमें करना है, काष्ठ का काम है, चर्म का काम है ना, पुस्तक कला का काम है। इस तरह के काम करने में हमारा शरीर भी एक्टिव रहेगा, हमारा मन मस्तिष्क उसमें लगा रहेगा, उसका भी विकास होता रहेगा। तीसरा ही होता है चारित्रिक विकास करना। ये शिक्षा के माध्यम से बच्चों का चारित्रिक विकास भी करना चाहते थे। इन्होंने इसका प्रयोग भी किया है। ये खुद भी एक चरित्रवान व्यक्ति थे। इनको पता था कि एक चरित्रवान व्यक्ति ही जो है समाज में एक अच्छे उससे चल सकता है। जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है समाज में अपना मस्तक ऊंचा उठा करके नहीं चल सकता है, वो एक विश्वसनीय पात्र नहीं बन सकता है। उस पर सब लोग जो है उंगलियां उठा करके चलते हैं कि ये देखो कैसा चरित्रहीन व्यक्ति जा रहा है ना। तो चरित्रवान अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। वो चारित्रिक गुण जिसमें सत्य है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें ऐश्वर्य है, जिसमें ब्रह्मचर्य है ना, ये 5 चीजें जो उन्होंने बताई है। तो इन सब चीजों को उन्होंने अपने सिलेबस में रखा भी है। कुछ क्रिया के माध्यम से, कुछ सिद्धांत के माध्यम से चारित्रिक गुणों को वो डेवलप करना चाहते हैं, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं। और चरित्रवान बच्चे बनेंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज जो है उन्नतिशील होगा। जिस देश में इस तरह के लोग मिलते हैं वो देश जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है, वो बहुत ही उन्नतिशील प्रगतिशील होता है जिसमें चरित्रवान लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट जिसमें आता है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास भी सिलेबस के माध्यम से करना चाहते हैं, पाठ्य की शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं। इन्होंने देखा कि उस टाइम जो समाज के कुछ ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो वो जो है अंग्रेजी परंपरा जो है या अंग्रेजियत को जो है अपने जीवन में अपना रहे हैं। और उनका जो आचरण है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चली जा रही है ना। तो गांधी जी ने कहा है ठीक है, किसी की संस्कृति से, किसी के ज्ञान से, दूसरे देश के ज्ञान से, किसी दूसरे देश के सभ्यता से अगर हमारे देश की तरक्की होती है, हमारा भला होता है, हमारे कुछ ज्ञान में वृद्धि होती है तो हमें लेने में गुरेज देंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा, क्या कहा है कि अगर अपनी संस्कृति के स्थान पर दूसरे की संस्कृति आ जाती है तो अपनी संस्कृति का पतन हो जाता है और दूसरी संस्कृति के वहां पर आ जाती है। तो कुछ इस तरह की वहां पर ये उन्होंने कभी खड़ी है, वहां पर उन चीजों को देखा है कि सांस्कृतिक पतन हमारा होता जा रहा है। तो इसीलिए वो अपनी शिक्षा के माध्यम से एक अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको विकसित, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों में वो इस तरह के गुण डेवलप करना चाहते हैं जो हमारी भारतीय परंपरा के, भारतीय रिवाज के, भारतीय पर्वों को माने, भारतीय शिक्षा को माने, भारतीय ज्ञान को माने, है ना। जो यहाँ का रीति रिवाज है, यहाँ के जो मूल्य है, जो यहाँ के प्रतिमान है, उन सब चीजों को वो माने। तो ऐसी चीजों को वो लेकर के चल रहे हैं जिससे हमारी जो संस्कृति है वो पुष्ट हो, बलिष्ठ बने, है ना, मजबूत बने, उसकी एक अलग से पहचान बने। जो हमारी संस्कृति एक पतन की तरफ जा रही है उस तरफ लगा करके एक मजबूत संस्कृति बने। जैसे हमारी संस्कृति की पहचान पहले से थी, हम एक विश्व गुरु माने जाते थे, भारत एक विश्व गुरु माना जाता था ज्ञान के क्षेत्र में, तो आज भी हम उसको विश्व गुरु बनाने की कोशिश करते हैं। तो गांधी जी की यह अपेक्षा थी। नेक्स्ट इसका आता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का क्या मतलब होता है? विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देना, रोजगार पर शिक्षा या आपकी जो जीवन में काम आने वाले जो आपके रोजगार है, व्यवसाय है, उनकी शिक्षा देना। हाँ, ये अपनी शिक्षा को किसी हस्तशिल्प के माध्यम से देना चाहते थे।
इन्होंने अपनी शिक्षा का जो माध्यम बनाया है किसी न किसी उद्योग के आधार पर बनाया है कि हम अपने पाठ्यक्रम में किसी उद्योग के आधार पर ही शिक्षा देंगे, है ना। ये थ्योरेटिकल शिक्षा के साथ साथ जो है बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी देते थे, व्यावसायिक शिक्षा भी देते थे। कृषि की शिक्षा हुई, आपकी पशुपालन की शिक्षा हुई, मत्स्य पालन की शिक्षा हुई, बागवानी की शिक्षा हुई, काष्ठ कला हुई, चर की शिक्षा हुई, चर उद्योग की शिक्षा हुई आपकी, है ना। और इसके साथ साथ और भी आपके जैसे पुस्तक कला की शिक्षा है, मिट्टी के खिलौने बनाना करते थे, सामान बनाना, ऐसे कुछ रोजगार की शिक्षा दे रहे थे कि जिससे आगे चल करके बच्चे जो है अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। तो विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा भी इसके माध्यम से दे रहे थे। नेक्स्ट इसका आता है सर्वोदय समाज की स्थापना। ये अपनी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो सर्वोदय समाज को कहा जाए। सर्वोदय समाज कैसा होता है? जिस समाज में ना कोई शोषण करता हो ना कोई शोषक करता हो, है ना। ना तो ऐसे आदमी दो ग्रुप होंगे ना, एक तो शोषण करने वाले और दूसरा जिसका शोषण हो रहा हो। तो ये ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि सब एक समान रहे, ना कोई शोषण करे ना कोई शोषण करने वाला हो, ना ऐसा हो जिसका कोई शोषण हो रहा हो। सब प्रेम से रहे, सहयोग से रहे, सहकारिता से रहे, है ना, एक दूसरे से परस्पर निर्भर होकर के रहे। क्योंकि समाज में एक व्यक्ति से कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास कुछ प्रतिभा है, दूसरे के पास कुछ प्रतिभा है, एक व्यक्ति के पास अनाज का भंडार है, दूसरे के पास दाल का भंडार है, तो आदान प्रदान करें। वो अनाज दे दो, दाल ले ले, वहां से चावल दे दे, दाल ले ले, चावल ले ले, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। उस टाइम की बात हो रही है जब निर्धन था ये देश जो है, तो आदान प्रदान से ही काम चलेगा, एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, सम्मान देंगे, है ना। सबसे हम आपस में प्रेम से रहे, सहयोग से रहे, एक दूसरे के सहयोग के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, और एक दूसरे के सहयोग के बिना हम उन्नति नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो पूरे समाज की बात हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हम एक ऐसे शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति प्रेम से रहे, सहयोग से रहे, सहकारिता से रहे, और वो इस सर्वोदय समाज है। नेक्स्ट आता है इसमें नागरिकता का विकास करना। ये शिक्षा के माध्यम से एक कुशल नागरिक बनाना चाहते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को अपने राष्ट्र के प्रति वफादार बनाना चाहते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाले, अपने राष्ट्र के प्रति सहयोग करने वाले, अपने राष्ट्र को एक इज्जत सम्मान देने वाले व्यक्ति बनाना चाहते हैं। अपने राष्ट्र का जो कानून है, जो संविधान है, उसमें बिलीव करना, उसमें विश्वास करना सिखाना चाहते हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से। तो एक नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के प्रति? वो उसके संविधान को माने, उसमें विश्वास रखे, उस संविधान में जो कानून बनाया है उस कानून में विश्वास रखे, उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करे, है ना। तो उस चीज को ये बताना वहां पर चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आध्यात्मिकता का विकास करना। आध्यात्मिकता क्या होती है? अपने मन माइंड को ब्रॉडर बनाना, बहुत बड़ा बनाना। मेरी संस्कृति ही अच्छी नहीं है, मेरा धर्म ही अच्छा नहीं है ना, मेरी सभ्यता अच्छी नहीं है, या मेरे ही जो मूल्य है प्रतिभा वो अच्छी नहीं है, मेरी ही एजुकेशन जो अच्छी नहीं है, मेरे ही ग्रंथ जो है वो अच्छे नहीं है, मतलब मेरे तो है लेकिन मेरे के साथ में दूसरी संस्कृति के भी अच्छे हैं। अपने को एक ब्रॉड माइंडेड बनाना है आपको, यानी कि दूसरे की संस्कृति का भी आपको सम्मान करना है, दूसरे के विचारों को भी सुनना है। जो विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी सभ्यता है, जितने भी संप्रदाय है, उन सबके अपने अपने रीति रिवाज है, रहन सहन है ना, उनकी शिक्षा है, उनका ज्ञान है, मूल्य है, प्रतिभा है, उन सब चीजों को भी सम्मान देना है। तो उसको ही आध्यात्मिक विकास इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सर्वति दे भगवान, ये ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो ये सब तेरे ही बनते हैं। और इसमें इन्होंने क्या कहा है, गांधी जी ने एक चीज अपनी परिभाषा दी थी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यानी मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना और सर्वोत्कृष्ट विकास करना, यही मेरा शिक्षा से अभिप्राय है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य का एक आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाने के पक्ष में नहीं थे, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देना चाहते थे। वे सर्वधर्म भाव, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा
देना चाहते थे। उनका धर्म जो है मान्य धर्म था, उनका धर्म किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में नहीं था, वो सभी धर्मों को मानने वाले थे। उनका ईश्वर अल्लाह एक साथ रहते हैं, गॉड एक साथ रहते हैं उनके। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से कुछ ये उद्देश्य जो है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है या इन उद्देश्यों को लेकर के अपनी शिक्षा को आगे चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी जो बेसिक शिक्षा थी उसकी पाठ्यचर्या क्या है। बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या है? इस पाठ्यचर्या के माध्यम से ही शिक्षण ये जो विकास के उद्देश्य रखे हैं, इन उद्देश्यों को इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहेंगे। इसी से अचीव होगा। अगर पाठ्यक्रम अगर इन चीजों को नहीं विकसित कर रहा है तो पाठ्यक्रम बेकार है। अब हम देखते हो पाठ्यचर्या है क्या। वैसे अगर देखें पूरी बेसिक एजुकेशन की जो पाठ्यचर्या है वो क्रिया प्रधान है, खाली थ्योरेटिकल नहीं है। क्रिया प्रधान का मतलब यह है कि बच्चा उसमें निरंतर एक्टिव रहेगा, उसमें क्रियाशील रहेगा बच्चा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि विभिन्न हस्तकौशल और उद्योगों की हम शिक्षा देकर के पाठ्यक्रम में, तो वो पाठ्यक्रम में कौन कौन से, जैसे कटाई है, बुनाई है, बागवानी है, कृषि है, लकड़ी का काम है, चर्म कला चमड़े का काम है, पुस्तक कला है, मिट्टी का काम है, मछली का काम है, गत्ते का, कागज का काम है। तो ये विभिन्न प्रकार के हस्तकौशल और उद्योग में आ जाएगा। दूसरा जो है इन्होंने एम्फेसाइज किया है मातृभाषा का। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, जिस राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा होगी, जिस जिले की जो क्षेत्रीय भाषा होगी, उस मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में ही ये पूरा शिक्षण कार्य जो है चलेगा, पूरा पाठ्यक्रम उसमें ही दिया जाएगा। तीसरा इन्होंने बताया है कि एक हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी भाषा जो है वो भी पढ़ाई जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी? ये उनके लिए होगी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, यानी कि हिंदी जो भाषा है आपकी, जिन राज्यों की हिंदी भाषा नहीं है वहां पर हिंदी पढ़ाई जरूरी जाएगी। नेक्स्ट बताया में व्यवहारिक गणित, जो एप्लाइड मैथ होता है, जैसे उसमें नाप तोल आ गया, जैसे उसमें आपका अंक गणित आ गया, जैसे उसमें आपका बीज गणित आ गया, जैसे उसमें आपका रेखा गणित आ गया, जिससे आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, ये सब चीजें उसमें हो जाएंगी। नेक्स्ट मैंने बताया है सामाजिक विषय भी कुछ रखते हैं, जिससे बच्चे का चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास भी हो सकेगा। वो कौन कौन से रखे थे? जैसे आपका इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है ना, और आपका जियोग्राफी है, आपका अर्थशास्त्र है, आपका समाजशास्त्र है आपका। तो ये सब चीजों को मिलाकर के सामाजिक विज्ञान की या सामाजिक अध्ययन की शिक्षा ये बच्चों को देना चाहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में जो साइंस के सिलेबस आएगा वो कौन कौन सा है? प्रकृति निरीक्षण, प्रकृति जो नेचर होती है ये, इसका निरीक्षण कैसे होगा, बागवानी आ जाएगी इसमें, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा इसमें, प्राणी विज्ञान आ जाएगा इसमें, है ना, रसायन विज्ञान आ जाएगा इसमें, आपका भौतिक विज्ञान आ जाएगा, और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए होम साइंस, गृह विज्ञान। ये भी आपका मस्तिष्क का, मन का विकास करने वाला विज्ञान है या पाठ्यक्रम है। बच्चे को क्रियाशील रखने का ये पाठ्यक्रम है। इसके साथ साथ संगीत कला है, जिसमें आपको सिंगिंग का है ना, आपका डांसिंग का है, विभिन्न प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बजाने की बात आती है ना, उसकी संगीत की बात यहाँ पर आ रही है, उसकी शिक्षा देने पाठ्यक्रम में। चित्रकला की बात आती है, पेंटिंग, विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करना सिखाएंगे। स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान में आपकी सफाई आ गई, आपकी व्यायाम आ गया, आपका खेल कूद आ गया, खेल कूद से भी आपका शारीरिक विकास हो गया, व्यायाम से आपका शारीरिक विकास हो गया, है ना। नेक्स्ट इसमें आचरण की शिक्षा, एक गुड कंडक्ट जो है किस तरह से किया जाता है, आचरण जो अपना व्यवहार होता है, उसमें क्या है, नैतिक शिक्षा है, उसमें सामाजिक शिक्षा है, उसमें राष्ट्रीय उत्सव को मनाना है, और एक समाज सेवा का कार्य। तो इस प्रकार से इनका जो पाठ्यक्रम था
या पाठ्यचर्या जो थी वो सारी की सारी क्रिया प्रधान है और सारी की सारी अगर हम देखें तो उद्देश्य बताए हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या सफिशिएंट है ना। अगर हम देखें इस पाठ्यचर्या जो बताई गई है, इस पाठ्यचर्या की कुछ विशेषताएं निकल करके आपके सामने हमारी ये पाठ्यचर्या जो है कैसी है। इसमें बताया है कि इसमें कक्षा 5 तक जो है वो को एजुकेशन सह शिक्षा है, लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद में जो कक्षा 5 के बाद में 6ठी 7वीं 8वीं है उसके लिए पृथक विद्यालय खोल दिए गए हैं। लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए इसमें अलग है। इसमें बताया है कि कक्षा 6-7 में बालिकाएं जो है आधारभूत जो शिल्प की बात कही है, हर शिल्प की बात कही है, उसके स्थान पर आप होम साइंस ले सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट में बताया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी, वो तो पहले बताया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन जो है वो हर बच्चों के लिए उपयोगी होगा, जरूरी होगा, कंपल्सरी होगा, है ना। हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनके लिए कोई ज्यादा खास बात नहीं है। नेक्स्ट में बताया है कि पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया है ना। इसके लिए कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसके लिए कोई अंग्रेजी शिक्षा नहीं है पाठ्यक्रम में। और क्या चीज इसमें, उसमें जो सर्वाधिक जो एम्फेसाइज किया गया है, जो टाइम दिया गया है, वो हस्तकौशल की शिक्षा पर टाइम दिया गया है। जैसे आपको 5.5 घंटे का पाठ्यक्रम दिया गया है, 5.5 घंटे की आपकी पढ़ाई है हर दिन की, और उसमें से भी 3 घंटे 20 मिनट का जो समय था वो एक हस्तकला के माध्यम से उद्योग की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा जो है उस पर देने की उन्होंने बात कही है ना। और कक्षा 5 तक आपकी समान पाठ्यचर्या है। कक्षा 6 के बाद में लड़कियों के लिए होम साइंस हो जाएगा, लड़कियों के लिए मैथ हो जाएगा या आधारभूत शिल्प की बात इन्होंने कही है ना। इसके बाद में कक्षा 7 और 8 में जो है वाणिज्य भी है, संस्कृत भी है और आधुनिक भारतीय शिक्षा की व्यवस्था भी करने की इसमें बात कही गई है। और तो इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने आपको ये इस शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने जो पाठ्यचर्या बताई थी, पाठ्यचर्या बताई है, उस पाठ्यचर्या में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, उन विषयों की क्या विशेषताएं है, उस पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं हो सकती है, उसको बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि आज की वीडियो आपको ये पसंद आएगी। आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए।